है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स फार्मा का टॉपिक है और ये रिलेटेड है किडनी से। डायूरेटिक्स ड्रग्स होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं यूरिन फ्लो। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग्स दैट इंड्यूस स्टेट ऑफ इंक्रीज यूरिन फ्लो, ये होते हैं डायूरेटिक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्ट कैसे करते हैं, जो रीनल आयंस ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। रीनल आयन ट्रांसपोर्टर मतलब जो भी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन में जितने भी आयन ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटर ऑफ रीनल आयन ट्रांसपोर्ट जिसकी वजह से क्या होगा कि उन आयंस का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, मतलब किडनी के थ्रू वो ब्लड में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ। मेन आयन जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है सोडियम। ओके, तो सोडियम का डिफरेंट साइड पे रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो दूसरे आयंस होंगे वो एंटर करेंगे यूरिन में, है ना। यूरिन में एंटर करेंगे एंड इसके हिसाब से वाटर भी ज़्यादा यूरिन में जाएगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड नहीं होगी, डाइल्यूटेड यूरिन होगी विथ आयंस इन देम। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम भी बना रहेगा और साथ में जिसको भी एडिमा या ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उनका यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, जिसमें उनका यूरिन फ्लो ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर डायूरेटिक्स यूज़ की जा सकती है। ठीक है, अगर हम इनकी क्लिनिकल यूज़ के हिसाब से बात करें तो मेनली हम डायूरेटिक्स कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं एडिमा में एंड दूसरा हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में। एडिमा में क्यों यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विथ एवरी ड्रग। ओके, अब हम अगर इसकी फिजियोलॉजी की बात करें, अगर हम किडनी की फिजियोलॉजी की बात करें तो हम सिंपली एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है। ये है हमारा एक नेफ्रॉन। ठीक है, जो डायग्राम में शो हो रहा है वो एक नेफ्रॉन है। ठीक है, स्टार्टिंग जो हम देख रहे हैं ग्लोमेरुलस, जिसमें ब्लड कैपिलरीज है। रीनल एफरेंट से ब्लड आता है, रीनल इफरेंट से ब्लड जाता है। इसके बाद जो ये एरिया है वो है बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन होता है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स होते हैं वे इजीली इसमें से फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आ जाते हैं। फर्स्ट साइट इज पीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें डायूरेटिक ड्रग्स और हाइड्रोजन आयंस जो होता है वो सिक्रेट होता है। नाउ फर्स्ट थिंग जो हमें पढ़नी है वो ये है कि रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ आयन होता क्या है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब मूवमेंट हो, किसका मूवमेंट हो, आयंस या वाटर का ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ, मतलब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से वो ब्लड में जा रहे हैं, तो वो रीएब्जॉर्प्शन है। सिक्रीशन रीएब्जॉर्प्शन का उल्टा हो गया, जब मूवमेंट हो आयंस एंड वाटर का ब्लड से ट्यूब्यूल्स की तरफ। ओके, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पीसीटी में क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ क्या क्या जा रहा है, बाइकार्बोनेट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फॉस्फेट। ठीक है, और क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, मतलब क्या क्या ट्यूब्यूल में आ रहा है, डायूरेटिक ड्रग्स एंड हाइड्रोजन आयन। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट साइट, वो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जब ये फिल्टर पीसीटी से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे आता है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है सिर्फ वाटर के, आयंस के इम्परमिएबल होती है। इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन पैदा होती है स्टार्टिंग में तो आइसोटोनिक होता है, जिसमें आयंस एंड वाटर की अमाउंट सेम होती है। सेकंड
आगे जब जाता है फिल्ट्रेट तो यहाँ से परमेबिलिटी शुरू हो जाती है वाटर की, और वाटर जो है रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हाइपोटोनिक स्टेट आ जाती है, हाइपरटोनिक स्टेट, जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड साइड, दैट इज़ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ तो ये कंडीशन अपोजिट होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के। मतलब इसमें जो वाटर है वो इम्पर्मिएबल होता है, बाकी आयंस परमिएबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन के, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ आयन ज़्यादा हो रहा है और पानी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। फिर फिल्ट्रेट जाता है फोर्थ साइड, दैट इज़ डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें रीअब्जॉर्प्शन ही होता है सबसे ज़्यादा। इसमें वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ये दोनों के लिए परमेएबल है, आयंस प्लस वाटर के लिए। तो इससे क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का, वाटर का, कैल्शियम का एंड मैग्नीशियम का, ठीक है। इसके बाद जो फिल्ट्रेट बचा वो लास्ट जाता है कलेक्टिंग डक्ट या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाता है तो यहाँ पर एक हार्मोन काम करता है, एडीएच हार्मोन, ठीक है, जो हेल्प करता है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में एंड यूरिया के ट्रांसपोर्ट में। यूरिया एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए एडीएच यहाँ पर एक्ट करता है, सोडियम यहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है। मतलब यूरिन में सोडियम आयन नहीं आएगा ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है फिल्ट्रेट में, और जो इसमें सिक्रीट होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वो होता है हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। सो जो यूरिन फिर फ्लो आउट होता है उसमें इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, किसकी, हाइड्रोजन आयन की एंड पोटेशियम आयन की, ठीक है। ये ओवरव्यू था एक तरह से कैसे अपनी किडनी काम करती है। सो 16 to 20% ब्लड प्लाज्मा एंटर करता है किडनी में, फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, बोमन कैप्सूल के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा और फिर यूरिन फॉर्मेशन होगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ब्लड प्लाज्मा से क्या क्या आता है, ब्लड प्लाज्मा में आता है लो मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी सब्सटेंसेस है, ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और प्रोटीन्स, ये सब लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो ये ब्लड प्लाज्मा से फ्लो होकर नेफ्रॉन में एंटर कर जाते हैं, और जो हाई मॉलिक्यूलर होते हैं वो प्लाज्मा या ब्लड में ही रह जाते हैं एंड रीनल इफरेंट के थ्रू वो बॉडी में आगे चले जाते हैं। किडनी रेगुलेट्स द आयनिक कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन, हाउ, बाय रीअब्जॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ आयंस एंड वाटर। नाउ वी कम टू द किडनी फंक्शन एंड डिजीजेस। डिजीजेस में कैसे किडनी काम करती है। फर्स्ट डिजीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कह रहे थे, वो है एडिमा। एडिमा में क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा ट्यूब्यूल से, मतलब जब सोडियम क्लोराइड जो है या सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ जाने लगेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, H2O का मूवमेंट भी होगा, रिटेंशन ऑफ H2O, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर सब ब्लड में जाने लगी कंसंट्रेशन तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड भी बढ़ जाएगा और एडिमा कॉज होगा। मतलब अगर ये आपकी ब्लड कैपिलरी है और अगर इसमें मोर देन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम हो गया है तो छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू जो प्लाज्मा है वो बाहर फ्लो आउट होने लगेगा कैपिलरी से। ब्लड कैपिलरी से जैसे ही फ्लो आउट होगा तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा और साथ में एडिमा कॉज होगा, ठीक है। तो हम ये सारी कंडीशंस कहाँ देखते हैं, एडिमा हम कौन सी कंडीशंस में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो कार्डिक आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट कम मतलब जो ब्लड रिलीज़ हो रहा है हार्ट के थ्रू वो भी कम। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो फिर किडनी एक्ट करती है, किडनी बोलती है कि मैं तेरी हेल्प करूँगी, कंपनसेशन मैकेनिज्म वो ऑन करती है और इसलिए वो क्या करती है, सेम प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है सोडियम आयन का। सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का रिटेंशन होगा, मतलब वाटर ज़्यादा फ्लो आउट नहीं करेगा यूरिन में एंड जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा।
बट ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर सेम कंडीशन आ जाती है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी इंक्रीज हो गया और एडिमा कॉज हुआ। सेकेंड हम देखते हैं हिपैटिक एसाइड्स में। हिपैटिक एसाइड्स क्या होता है? एसाइड्स होते हैं जब आपकी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। जैसे हमने बहुत सी कंडीशंस में देखा होगा या हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि पेशेंट के अंदर जो पेट होता है वो बहुत फूला हुआ होता है, उसको कहते हैं एसाइड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी इज़ मोस्टली सीन इन द कंडीशन सिरोसिस। ओके, इसमें होता क्या है कि पोर्टल बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो होता है पोर्टल सिस्टम का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? 3 रीज़न होते हैं, बट मोस्टली जो रीज़न माना जाता है वो होता है ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोर्टल वेन। ओके, अगर पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में नहीं जा पाएगा, उसी जगह इकट्ठा होता रहेगा। तो अगर उसी जगह इकट्ठा होता गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड का वो लो हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर लो होते ही लीकेज शुरू हो जाएगा फ्लूइड का, कैपिलरीज अपना एक्ट करना शुरू कर देगी, वो एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड भेजना शुरू कर देगी जो उस ब्लड कैपिलरी में मौजूद है, ब्लड या तो उसकी वजह से एडिमा कॉज होगा। ओके, एक थर्ड कंडीशन एक और है, दैट इज़ सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया। एल्डोस्टेरॉन बढ़ने की वजह से वाटर का रिटेंशन भी बढ़ गया। वाटर का रिटेंशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, करेक्ट। तो एल्डोस्टेरॉन का न्यू काम क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन का काम होता है कि वो सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाए, किसमें? सीटी में, दैट इज़ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड एट लास्ट एडिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी देखने को मिलती है कंडीशन एडिमा की। फिर नेक्स्ट कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मतलब किडनी से रिलेटेड। इसमें क्या होगा कि अगर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाए, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, अगर ये डैमेज हो गई तो इसकी वजह से छेद जो होंगे, जो होल्स होंगे फिल्ट्रेशन के, वो बड़े हो जाएंगे, करेक्ट। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो इसमें से जो हाई मॉलिक्यूलर वेट प्लाज्मा प्रोटीन थे वो भी फ्लो आउट करेंगे, है ना। सो इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन इन ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि फिर से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो चेंज हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कम हो जाएगा और उसको कंपनसेट करने के लिए किडनी ऑन कर देती है अपना रास सिस्टम, करेक्ट। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ऑन होता है। ऑन होते ही एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो उसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन डबल हो जाएगा, किसका? सोडियम आयन का एंड H2O का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम वापस इंक्रीज होगा और फिर एंड में एडिमा कॉज होता है। फिर एक कंडीशन हम देखते हैं प्री मेंस्ट्रुअल एडिमा। प्री मेंस्ट्रुअल एडिमा क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर आपको एडिमा भी प्रेजेंट हो। ये कब होता है? ये मोस्टली होता है जब इम्बैलेंस हो जाए हार्मोन्स का, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हार्मोन्स के थ्रू चलती है। मेन उनका हार्मोन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं साइकिल पे। अगर उनका इम्बैलेंस हो गया, अगर उसमें कोई दिक्कत हो गई हार्मोन्स के सिक्रीशन में, तो उसकी वजह से एडिमा हम देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन में भी। इसमें क्या होता है? इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा बन गया तो एस्ट्रोजन ज़्यादा बनने की वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड भी होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड होगा एंड इसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे जाएगा और एंड में वापस एडिमा हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो हम देखते हैं जिसमें किडनी इन्वॉल्व होती है वो होती है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन में होता क्या है कि जो आर्टरीज होती है वो कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होएगी तो प्रेशर लगेगा तो उसमें से ब्लड जो होगा बहुत जल्दी फ्लो करेगा, करेक्ट। तो इसके लिए वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है, ठीक है। फिर से वही कंडीशन आएगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा एंड एट लास्ट वापस एडिमा कॉज होगा, ठीक है। इसमें डायूरेटिक कैसे एक्शन
करती है। डायूरेटिक एक्शन क्या होता है कि वो पहले तो ब्लड वॉल्यूम कम करेगी, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही कम करेगी तो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा, एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होते ही बीपी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इसलिए हम हाइपरटेंशन में मोस्टली डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। थर्ड कंडीशन है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होगा कि कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगेगा मतलब यूरिन में पास आउट नहीं हो रहा है, कैल्शियम बॉडी में है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो हाइपरकैल्सीमिया। लास्ट कंडीशन हम जो देख रहे हैं वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि हमने मोस्टली सुना होगा कि बहुत ज़्यादा यूरिन फ्लो हो ही रहा होता है इसमें, करेक्ट। तो इसी कंडीशन क्या होती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है, राइट। यूरिन फ्लो ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी तो ज़्यादा बार यूरिन होने की वजह से जो सोडियम एंड H2O रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा सही से, करेक्ट। इतना टाइम नहीं मिलेगा किडनी को कि वो रीअब्जॉर्प्शन करवा सके सोडियम आयन एंड वाटर का। तो अगर सोडियम आयन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है ये दोनों किस में प्रेजेंट हो जाएंगे, यूरिन में। यूरिन में हमें फिर सोडियम भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा बहुत ज़्यादा, एंड दिस कॉज द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। एंड सेकेंड कंडीशन इज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब जब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, जितना ज़्यादा यूरिन होगा, जितना ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू यूरिन, उतनी ज़्यादा आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, करेक्ट। तो पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलता है, इसमें भी किडनी एक्ट करती है। ये सारी तो कंडीशंस थी, वो डिजीज़ जिसमें किडनी एक्ट करती है। अब हम आते हैं डायूरेटिक्स के फंक्शंस में, सॉरी क्लासिफिकेशंस में। तो डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन में हम अगर आते हैं तो डायूरेटिक्स जो है जो हम पढ़ने वाले हैं वो 5 तरीके के हैं। लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स एंड द ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ठीक है। अभी हो सकता है शायद थोड़ा मुश्किल लगे, बट जैसे से हम पढ़ेंगे निमोनिक्स के साथ वो उतना आसान हो जाएगा। जो ये डायूरेटिक्स होते हैं इनकी एक साइट भी होती है जिसपे वो पर्टिकुलरली एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइट्स की बात करें तो उसका याद करने का तरीका कैसे होगा, पहले हम आते हैं पीसीटी पे। पीसीटी में क्या होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन जो सिक्रीशन हो रहा होता है H+ का, ये H+ जो ऑलरेडी प्रेजेंट बाइकार्बोनेट होता है उसके साथ मिल जाता है, और उसके साथ मिलते ही वो H2CO3 प्रोड्यूस करता है। H2CO3 जो होगा वो किसके थ्रू बनता है, एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देंगे तो इसकी वजह से H+ का रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन कम हो जाएगा और HCO3 का भी रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। पढ़ेंगे इसके बारे में हम आगे। तो पीसीटी पे हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ठीक है। 5 ड्रग से 5 साइट्स से। सेकेंड हम आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमने पढ़ा था कि यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है ना। आयंस नहीं बाहर जा पाएंगे बट वाटर बहुत ज़्यादा बाहर जा पाएगा, इसलिए हम जो यहाँ पर ड्रग यूज़ करते हैं वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। थर्ड साइट है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर वाटर जो है वो इम्परमेबल हो जाएगा, नहीं बाहर जा पाएगा, बट आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ट्यूब्यूल से ब्लड में, इसलिए यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो ड्रग है लूप डायूरेटिक्स। फोर्थ है डीसीटी। डीसीटी में हमने देखा था कि वाटर भी बाहर जा पा रहा था और आयंस भी बाहर जा पा रहे थे, दोनों के लिए परमेबल होता है, इसलिए यहाँ पर जो हम एक्ट करेंगे वो है थायजाइड्स, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो है अपना कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स। क्यों यूज़ करते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर वाटर का
एंड सोडियम आयन का तो क्या हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन, बट यहाँ पर सिक्रीशन किसका हो रहा था, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का, जो यूरिन के थ्रू फ्लो आउट हो जाते हैं। तो पोटेशियम अगर ज़्यादा बाहर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करेंगे वो हो जाएगी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इजी। अब हम बात करते हैं अलग अलग ड्रग्स की जो इन कैटेगरीज में हम यूज़ करने वाले हैं। लूप डायूरेटिक्स होते हैं फ्यूरेजामाइड, ब्यूमेटानाइड एंड टोरेसामाइड। ठीक है। थाइजाइड्स होते हैं बेंजोथायोडाइजिन एंड लाइकथाइजाइड। ठीक है, जो थाइजाइड की तरह ही एक्ट करेंगे। बेंजोथायोडाइजिन कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड एंड हाइड्रोफ्लूमेथोथाइजाइड एंड बेंजथाइजाइड। लाइकथाइजाइड कौन कौन से, क्लोरथालिडन, मेटेलोजोन, जिपामाइड एंड डेपामाइड। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी और आसानी से ये ड्रग्स हमें याद हो जाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर सिर्फ एक है जो है एसिटाजोलामाइड। ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स की अगर बात करें तो दो तरीके से, एक तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हो जाएंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन में हेल्प करता है। तो इसके दो ड्रग्स है, स्पैरोनोलेक्टोन एंड एपिरेनॉन। एंड सेकेंड कैटेगरी है इसकी रीनल एपिथेलियल सोडियम आयन इनहिबिटर, क्योंकि सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन भी यहीं से हो रहा है, इसलिए उनके इनहिबिटर के लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एमिलोराइड एंड ट्राइएमिडेरिन। एंड लास्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइड एंड ग्लिसरॉल। थर्ड इसका यूज़ कहाँ पर है, एल्कलाइन यूरिन करने के लिए। क्या होता है कि हमने देखा था कि अगर HCO3 प्रेजेंट है ल्यूमन में तो उसकी वजह से यूरिन का pH बढ़ेगा, है ना, तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो हम इसको कब यूज़ करते हैं, UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स में। ठीक है, थ्रू यूरिन। इस टाइम पर हम एल्कलाइन यूरिन यूज़ करते हैं। बट अगर एसिटाजोलामाइड ज़्यादा दी जाए तो इसकी वजह से अपोजिट इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट यूज़ है पीरियोडिक पैरालिसिस में। अगर हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक्स के हिसाब से ये ड्रग हम ओरली देंगे 4 टाइम्स डेली। ओके। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट का HCO3 का लॉस हो रहा है। दूसरा हाइपोकैलेमिया, क्योंकि एक्सक्रीशन हो रहा है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का भी। तो पोटेशियम आयन ज़्यादा लॉस होगा तो बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी और इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। रीनल स्टोन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो कैल्शियम है वो इंक्रीज होगा बॉडी में, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा होगा उसका, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। ड्राउजीनेस में एंड पेरिस्थीसिया हो सकता है। साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका हिपैटिक सिरोसिस में। हिपैटिक सिरोसिस में नहीं दी जाती है क्या, एसिटाजोलामाइड। क्योंकि इसकी वजह से कोमा हो सकता है। कोमा क्यों हो सकता है इसकी वजह से, रीज़न क्या होता है इसका कि लिवर जो होता है वो एमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर ये जो यूरिया होती है वो कुछ मात्रा में एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है। बट अब अगर कोई लिवर डिजीज़ हो गई तो अमोनिया कन्वर्ट नहीं हो पाएगा यूरिया में, और अमोनिया जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली क्रॉस कर जाता है। ठीक है। तो अगर यूरिया बढ़ा तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होते ही यूरिया जो है एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ब्रेन में, और उसकी वजह से हो सकती है ब्रेन एनसेफेलोपैथी। ठीक है। इस वजह से एसिटाजोलामाइड नहीं दी जाती है हिपैटिक सिरोसिस में। समझे। अब आप पूछोगे कि इस दोनों का क्या रिलेटेबल है,
क्या टुक बैठा। तो ये है कि हमने पढ़ा था कि ये इनहिबिट कर देती है साथ में या डिक्रीज कर देती है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज, करेक्ट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो होगा वो डिक्रीज कर देगा एक्सक्रीशन हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि वो ल्यूमन में नहीं जा पाएगा, करेक्ट। तो इसकी वजह से जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो बढ़ जाएगा अमोनिया का, करेक्ट। अमोनिया का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा ये भी, तो उसकी वजह से और टॉक्सिसिटी हो सकती है। डन। तो इधर हमारा ख़त्म हुआ पीसीटी पे एक्ट करने वाली ड्रग, कौन सी है, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है। सेकंड हम चलते हैं लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ, जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ठीक है। कहाँ यूज़ करते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। इसका निमोनिक क्या यूज होता है, मैन इज यूजिंग ग्लिसरीन, मैन इज यूजिंग ग्लिसरीन। मैन से हम याद कर सकते हैं मैनिटॉल, इससे याद कर सकते हैं आइसोसॉर्बाइड, एंड ग्लिसरीन जो होता है वो दूसरा नेम है ग्लिसरॉल का। तो कौन सी 3 ड्रग्स पढ़ेंगे, मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं पहले। तो जो मैनिटॉल होता है ये एक तो आईवी दिया जाता है, आईवी देंगे तो इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। किसका, ब्लड वेसल्स में बढ़ेगा, ब्लड का, इन ब्लड वेसल, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड वेसल में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से रिमूवल भी हो पाएगा आसानी से, इंक्रीज द रिमूवल ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्रॉम द सेल। मतलब अगर हाइपरटोनिया कंडीशन हो गई है, हाइपरटोनिक हो गया है सेल, तो उस कंडीशन में हम मैनिटॉल दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा ब्लड में, है ना, क्योंकि वाटर भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, और उसके बढ़ने की वजह से जो हाइपरटोनिक कंडीशन है सेल की वो ख़त्म हो सकती है ना। एंड इसकी वजह से क्या होगा, सेल से अगर फ्लूइड जाएगा तो वो कहाँ जाएगा फिर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल के बाहर। तो इसकी वजह से ECF की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बात आती है कि ECF की वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा। फिर हमने जो पढ़ी थी कंडीशन एडिमा में कि ECF अगर बढ़ेगा तो उसमें फिर रीनल एक्ट करेगा, रीनल एक्ट करेगा तो रीनल ब्लड फ्लो जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो GFR रेट बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी फिल्ट्रेशन शुरू होगा, है ना। एंड इसकी वजह से GFR बढ़ने की वजह से जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, किसका, वाटर का। हेंस मैनिटॉल इनहिबिट करती है रीएब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। किसका रीएब्जॉर्प्शन, आयंस का, ठीक है। कैसे, बाय डिक्रीजिंग मेडुलरी टोनिसिटी। जो हाइपरटोनिक
कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन जो होगा आयंस का वो कम हो जाएगा, एंड साथ में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी प्रिवेंट हो जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। ठीक है, ये अगर कम हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा। अगर आयंस प्लस वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं ज़्यादा तो यूरिन में नहीं होंगे, है ना। बट मैनिटॉल देने के बाद आफ्टर मैनिटॉल ये दोनों कम हो जाएंगे, आयंस एंड वाटर, जिसकी वजह से आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे इन यूरिन। डायूरेटिक एक्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं थेरेपेटिक यूज़ की। थेरेपेटिक यूज़ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनिटॉल जो होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोमा में, सेरिब्रल एडिमा में। ठीक है, एंड जीएफआर मेंटेन करता है ये इन रीनल फेलियर। ठीक है, थेरेपेटिक यूज़ क्या हुआ, लो मॉलिक्यूलर वेट मैनिटॉल का होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्लूकोमा में, सेरिब्रल एडिमा में, एंड साथ में रीनल फेलियर में, क्योंकि ये मेंटेन करेगा जीएफआर को। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये एक्यूट रीनल फेलियर में। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ईसीएफ बढ़ाता है, ये ईसीएफ बढ़ाएगा तो वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, है ना, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन आ गई इसकी, कौन सी, सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होने लग गया है। ठीक है, तो अगर हम इस टाइम पे मैनिटॉल देंगे तो वो लीक होने लग जाएगा, जो सेरिब्रल की ब्लड वेसल्स होंगी उसमें से लीक होने लग जाएगा। तो सेरिब्रल हेमरेज में जैसे हम पढ़ रहे थे कि अगर ब्लड के साथ साथ मैनिटॉल भी अगर रिलीज़ होने लगा तो इसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल टेंशन होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड उसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं सेरिब्रल हेमरेज में। क्यों, क्योंकि मैनिटॉल लीक्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स जो ऑलरेडी रप्चर्ड है, जो ऑलरेडी टूटी हुई है, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, एंड उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन और प्रेशर, एंड इसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि एक तो हम कह रहे हैं कि थेरेपेटिक यूज़ में हम इसको रीनल फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कह रहे हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बात यह है कि ये रीनल फेलियर अभी हुआ नहीं है, दिस इज इम्पेंडिंग, मतलब जो होने वाला है आगे फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में होने वाला हो तो उस टाइम पर हम मैनिटॉल देकर उसको रोक सकते हैं, क्योंकि जीएफआर मेंटेन हो जाएगी। बट अगर आपको रीनल फेलियर हो गया है एक्यूट, तो उसमें हम नहीं देंगे मैनिटॉल, क्योंकि ये ईसीएफ इंक्रीज़ करेगा, ईसीएफ इंक्रीज़ होने की वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है इसके, कि अगर हम इसको ओरली देते हैं
अगर इसको ओरली देते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑस्मोटिक डायरिया। ठीक है, तो ये सब था हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के बारे में। अब हम आते हैं थर्ड साइट, जो कौन सी है, लूप डायूरेटिक्स के लिए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप डायूरेटिक्स कहाँ एक्ट करते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, पहले हम इसका निमोनिक्स पढ़ते हैं ड्रग्स याद करने के लिए। वो है, फिर से टॉर्च से बम्पर ना दिखा। ठीक है, फिर से टॉर्च से बम्पर ना दिखा। इसमें फिर से क्या हो जाएगा, फ्यूरेजामाइड। टॉर्च से हो जाएगा टोरेसामाइड। अगर हम इसको हटा दें तो टॉर एंड से हो जाएगा टोरेसामाइड। बम्पर के बम से हो जाएगा ब्यूमेटामाइड। एंड ना को अगर हम उल्टा करें तो एनाइड बन जाएगा। ठीक है, सो फ्यूरेजामाइड, टोरेसामाइड एंड ब्यूमेटानाइड। डन। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती है वो एक्ट कैसे करती है, अगर हम इनका सिंपल एक मैकेनिज्म में देखें तो ये इनहिबिट करती है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम के को ट्रांसपोर्टर को। हमने देखा था कि जो हमारी साइट थी वहाँ से ये तीनों रीअब्जॉर्ब हो रहे थे कोस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो वो उसको इनहिबिट कर देता है लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, इसलिए हम इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन कि इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट दिखाती है। नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करती है सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करती है बॉडी से, इसलिए नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट दिखाती है। एंड दैट्स व्हाई दे आर दी हाई सीलिंग डायूरेटिक ड्रग। और कोई दूसरी ड्रग्स नहीं है डायूरेटिक की जो ऐसे इफेक्ट शो करती होगी। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। हमने सीधा सा पढ़ा कि ये इनहिबिट कर देगी को ट्रांसपोर्टर को, इनहिबिट को ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा, किसका, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन का रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया। अगर कम हो गया तो वो कौन सी साइड में जाएगी, अगली डीसीटी में। सोडियम आयन जाएगा डीसीटी में, डीसीटी पे जाकर को एक्सचेंज होगा किसके साथ, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये यूज़ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है इसका। अगर हम इसके अब एक्शन की बात करें कि ये एक्ट कैसे करेगा, मैकेनिज्म तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, साथ में क्या करेगा, ये एबॉलिश कर देता है कॉर्टिकोमेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। ठीक है, और साथ में डिक्रीज कर देता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाटर क्लियरेंस को। मतलब अगर वाटर जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन से तो वो पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस हो गया, अगर नहीं हो रहा है, कंसनट्रेटेड यूरिन है, तो वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हमको चाहिए कि बराबर अमाउंट में हो। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा वाटर
एक्सक्रीट हो गया तो भी दिक्कत है, और अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से कम वाटर एक्सक्रीट आउट हो गया तो भी दिक्कत है ना। इसके लिए हम लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज कर देते हैं वाटर क्लियरेंस को, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद ये ड्रग्स जो होती है वो वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी होती है, तो ये भी इसका एक अच्छा यूज है ना। और साथ में क्या होता है कि जो लूप डायूरेटिक्स होती हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये चेंज करती है इंट्रारीनल हीमोडायनेमिक्स को। कैसे? बाय डिक्रीजिंग सोडियम आयन एंड H2O reabsorption इन PCT। ठीक है। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये मीडिएट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू। ठीक है। हम इसके आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं ओरली या फिर पैराएंट्रली। ठीक है। इसका जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, कितनी देर तक काम करेगी, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे का ही होता है। थेरेपेटिक यूज़ पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। डायूरेटिक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? लूप डायूरेटिक्स। एक तो हम इनको ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, किसके लिए? फॉर द एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। ठीक है। ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, तो उसको ये डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर में। ठीक है। एमरजेंसी में हम इनको दे सकते हैं। इन एमरजेंसी कब? वापस सेम कंडीशन, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में। आईवी देना पड़ता है इसको, तब कैसे देंगे? आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में ये हाइपर कैल्सीमिया जो होती है उसका भी ट्रीटमेंट करता है। हाइपर कैल्शियम में हमने पढ़ा था कि जब कैल्शियम जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसका भी ट्रीटमेंट करता है। कैसे? बाय स्टिमुलेशन ऑफ ट्यूब्यूलर कैल्शियम एक्सक्रीशन। अगर यूरिन के थ्रू वो ज़्यादा ट्यूब्यूल के थ्रू यूरिन से कैल्शियम एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है। उसके बाद हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हाइपरकैलेमिया में। क्यों? क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, लॉस करवाएगा पोटेशियम आयंस का। ठीक है। एंड इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर रीनल फेलियर ऑल्सो। डन। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। साइड इफ़ेक्ट्स है ये हमारा यंग एल्बर्ट सिक है, बहुत दिक्कतें हैं इसको। ठीक है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है इसकी वजह से, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं इस ड्रग की वजह से? कि एक तो क्या होता है कि जब हम इनको ये ड्रग्स देते हैं तो इसको हो जाती है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब ज़्यादा डिलीवर ऑफ ड्रग्स की वजह से सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। सो देयर विल बी लॉस ऑफ हियरिंग। हार्ट पे क्या एक्ट करेगा कि ब्लड वॉल्यूम कम कर देगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, बीपी भी कम हो जाएगा, है ना।
बीपी कम हुआ तो उसकी वजह से फिर आगे शॉक हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। ठीक है। और इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि ये हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। ठीक है। एंड साथ में गाउट हो सकता है। गाउट क्यों हो जाएगा इसको? क्योंकि ये हाइपर यूरिसीमिया भी करवाता है। हाइपर यूरिसीमिया होगा मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा जॉइंट्स में, और उसकी वजह से गाउट हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, किडनी पर क्या इफ़ेक्ट करेगा कि जो पोटेशियम है उसका लॉस ज़्यादा होगा, पोटेशियम का लॉस ज़्यादा होगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, तो उसकी वजह से एल्केलॉसिस हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीट बाय गिविंग द पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स। या फिर साथ में आप इनको दे सकते हैं सप्लीमेंट्स। एक और कंडीशन इसकी देता है, एक और साइड इफ़ेक्ट है कि ये मैग्नीशियम भी कम कर देता है। मैग्नीशियम भी कम कर देगा तो उसके लिए हम क्या देंगे? ओरल सप्लीमेंट्स। ठीक है। तो इसके कौन कौन साइड इफ़ेक्ट है कि मैग्नीशियम कम कर देगा, हाइपोकैल्सीमिया करवा देगा, बहुत ज़्यादा पोटेशियम लॉस होगा जिसकी वजह से एल्केलॉसिस हो जाएगी, साथ में ऑटोटॉक्सिसिटी होती है। और ये ऑटोटॉक्सिसिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर ड्रग्स पूछ जाती है, इसके लिए वो होती है ईथा एक्रेनाइक एसिड। इसकी वजह से ज़्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, लॉस ऑफ हियरिंग होता है। ठीक है। कुछ सुनाई नहीं देगा उसको, हैं करता रहेगा वो, फिर हैं। हार्ट की बात करें तो ये ब्लड वॉल्यूम कम कर देगा, ब्लड वॉल्यूम कम करेगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन, शॉक, एरिथमिया, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, उस वजह से सब कुछ होगा। ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए हम उसकी बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस में नहीं देते हैं, क्योंकि ये ड्रग जो होती है वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटिक मेलाइटिस में ऑलरेडी होता है और उसके बाद अगर एक्सेस में हो जाए तो दिक्कत है। डन। साथ में हम इसको गाउट में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गाउट में ऑलरेडी यूरिक एसिड होता ही है, और ये ड्रग जो होती है वो हाइपर यूरिसीमिया करवा देती है, मतलब जो यूरिया रीअब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लूप डायूरेटिक्स की वजह से, है ना, तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। ठीक है। और गाउट में तो ऑलरेडी कंडीशन ही प्रेजेंट है कि यूरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइपर यूरिसीमिया और हो जाएगा तो दिक्कत है ना। इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेट किस में? डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड गाउट में। अगर हम एक टोटल बात करें कि क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, तो सोडियम आयन कम कर देगा एंड साथ में पोटेशियम आयन कम कर देगा, ये चीज़ तो याद रखनी है। साथ में हमने साइड इफ़ेक्ट में पढ़ा कि ये मैग्नीशियम आयन भी कम कर देगा, और क्योंकि ये डीसीटी में जाके एक्सचेंज होगा सोडियम पोटेशियम एंड हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन आयन भी कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम और हाइड्रोजन यूरिन में निकल जाएंगे। ये सब इसको कम कर देता है। साथ में क्या कर देता है? लिपिड बढ़ा देता है एंड यूरिक एसिड भी बढ़ा देता है। ठीक है। इसलिए यूरिक एसिड बढ़ाता है, इसलिए हम इसको गाउट में नहीं देते हैं। साथ में ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, इसलिए हम इसको किस में देते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस में। और लास्ट है कि ये हाइपर कैल्शियमिया भी कॉज करता है। ठीक है। हाइपर कैल्शियमिया को ट्रीट करता है, मीन टू से सॉरी, कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा करता है।
फिर हम आते हैं थायजाइड में। जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है थायजाइड। थायजाइड हम कौन सी उस पर एक्ट कर रही होगी साइट पे, DCT पर। ठीक है, जो थायजाइड ड्रग होती है हमने दो पढ़े थे, बेंजोथायोडाइजिन एंड लाइकथाइजाइड। तो हम पहले पढ़ रहे हैं बेंजोथायोडाइजिन के बारे में। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो निमोनिक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेंजीन गिव बेंड्रा में हाइड्रोफ्लू। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। सही है। बेंजीन से क्या बन जाएगा, बेंजथाइजाइड। बेंजीन से बेंजथाइजाइड। बेंड्रा में हाइड्रोफ्लू, हाइड्रोफ्लू से क्या बन जाएगा, हाइड्रोफ्लू मेथाइजाइड। ठीक है, हाइड्रोफ्लू मेथाइजाइड। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि एक्ट कैसे करते हैं। ये इनहिबिट करते हैं सोडियम क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर को। ठीक है, जो टिब्यूल में प्रेजेंट होता है उस टाइम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, DCT में प्रेजेंट होता है, उसको ये इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये दोनों क्या होंगे, ट्यूबुलर फ्लूइड में इंक्रीज हो जाएंगे। और इंक्रीज होंगे तो फिर क्या होगा, कंसनट्रेटेड यूरिन होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाएगा इनका। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सिंपल सा। तो अगर हम एक्शंस की बात करें, क्या क्या एक्शंस है इसके, इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ठीक है, साथ में क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था कि DCT में ये सोडियम और पोटेशियम भी एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम भी एक्सचेंज होते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या कॉज कर देगा, हाइपोकैलेमिया तो कॉज करेगा ही एज यूजुअल। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन गॉट्स एक्सचेंज विद द पोटेशियम आयन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन पोटेशियम अमाउंट, तो हाइपरकैल्सीमिया होगा। साथ में मैग्नीशियम का भी लॉस होगा। ठीक है, साथ में इसमें एक अच्छी चीज़ है कि कैल्शियम को भी एक्सक्रीट करता है। ठीक है, कम कर देता है उसका एक्सक्रीशन। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत हो जाएगी, फिर से कंडीशन हो जाएगी हाइपरकैल्सीमिया। एक लास्ट सेक्शन क्या है इसका, लास्ट सेक्शन है इसका कि ये पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, BP भी कम हो जाएगा अपने आप। BP कम हुआ किस वजह से, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस ड्रग को देते जाएंगे तो इसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से BP कम होगा। BP कम क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। ब्लड वॉल्यूम कम क्यों हुआ, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो गया। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यूस देंगे तो BP कम ही रहेगा फिर इसका। ठीक है, कंटिन्यूस देंगे तो BP कम ही रहेगा बॉडी में। क्यों, क्योंकि ये रिलैक्सेशन कॉज करता है आर्ट्रियल स्मूथ मसल्स की। ठीक है,
आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से फिर बीपी कम ही रहेगा अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहे थायराइड्स का। थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में। याद करने की चीज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में। क्यों? क्योंकि ये बीपी कम करता है, जैसे हमने ऊपर देखा ये बीपी कम कर देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं माइल्ड से मॉडरेट हाइपरटेंशन में। एंड ये थायराइड जो है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में भी आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूज़ कहाँ है इसका? हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में क्या यूज़ है कि पल्मोनरी एडिमा को ये कम करता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं विथ लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। थर्ड यूज़ कहाँ है इसका? हाइपर कैल्सीयूरिया। ये इनहिबिट करता है कैल्शियम के एक्सक्रीशन को। कौन? थायराइड। थायराइड कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम कर देता है, जिसकी वजह से ये बेनिफिशियल है कैल्शियम ऑक्जेलेट इन यूटी। मतलब कि अगर यूरिनरी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है कैल्शियम का, तो उसकी वजह से कैल्शियम स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे। तो अगर हम थायराइड उनको देते हैं तो वो एक तो क्या करेगा कि कैल्शियम का एक्सक्रीशन ही नहीं करेगा। तो अगर एक्सक्रीशन नहीं करेगा तो उसकी वजह से जो कैल्शियम स्टोन्स है यूरिनरी ट्रैक्ट में जो बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, वो थोड़े कम हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे लेवल। इसलिए ये बेनिफिशियल होता है फॉर द पेशेंट्स विद कैल्शियम ऑक्जेलेट इन यूटी। समझे? उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट थेरेप्यूटिक यूज़ पर, जो है किसके बारे में? डीआई में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में। इसमें क्या होता है कि थायराइड को हम एंटी डायूरेटिक ड्रग भी दे सकते हैं, ठीक है। डायूरेटिक एक्शन तो करता ही है थायराइड, साथ में एंटी डायूरेटिक एक्शन भी करता है, ठीक है। क्या मतलब कि डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा फ्लो आउट होती है, करेक्ट। तो अगर 11 लीटर्स पर डे यूरिन बन रहा है तो उसको जो थायराइड होता है वो कम कर देता है, ठीक है। वो उसको ले आता है 3 लीटर्स पर डे पर, ठीक है। इसलिए थायराइड के दोनों एक्शन है, वो डायूरेटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एंटी डायूरेटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस में। समझे? उसके बाद हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। साइड इफ़ेक्ट्स याद करने का तरीका है 8HE। मतलब 8H मतलब कौन कौन सी बीमारियां हैं, जो कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो H के साथ स्टार्ट हो रही है। तो पहला हाइपोकैलेमिया, लॉस होगा पोटेशियम का, है ना। सो लॉस ऑफ पोटेशियम लीड्स टू लॉस इन द अमाउंट ऑफ, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ पोटेशियम। हाइपोकैलेमिया हुआ। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मतलब जिसमें सोडियम भी लॉस हो जाए इन बॉडी। और क्या साइड इफेक्ट होगा? एक और H, जिसका मतलब है हाइपर यूरिसीमिया। बॉडी में ये सारी चीज़ें बॉडी में हम देख रहे हैं, तो हाइपर यूरिसीमिया क्यों होगा? क्योंकि यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा।
तो हाइपरयूरिसीमिया होगा तो फिर उसकी वजह से गाउट हो सकता है, हमने पढ़ा था, है ना। साथ में क्या होगा, एक और एच, उससे हम देख सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया जो हम पढ़ रहे थे, या हाइपर कैल्सीयूरिया। सॉरी, हाइपर कैल्सीयूरिया तो इसके थेरेपेटिक यूज़ के लिए, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया में मतलब कि सिक्रीशन जो होगा कैल्शियम का वो इनहिबिट हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी वजह से कैल्शियम जो है वो ब्लड में ज़्यादा रहेगा, तो एटलीस्ट रीनल स्टोन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है हाइपर ग्लाइसीमिया, ये भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इम्पेयर्ड रिलीज ऑफ इंसुलिन सही मात्रा में रिलीज नहीं होगा, और उसकी वजह से टिश्यू अपटेक जो है ग्लूकोज का वो भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। 5 एच होगा। नेक्स्ट एच है हाइपरलिपिडीमिया, ये लिपिड भी बढ़ा देता है। साथ में ये हाइपर सेंसिटिविटी भी कॉज करता है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, या फिर डर्मेटाइटिस हो सकता है। मतलब ये सारी कंडीशंस रेयर है बट हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स में देखी जाएगी। एंड लास्ट एच क्या होगा कि हाइपोटेंशन कॉज करता है ना। ज़्यादा हाइपोटेंशन भी दिक्कत है। एंड एक और ई से क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। इंटरेक्शंस की बात करें तो इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थायजाइड और अगर लूप डायूरेटिक्स को एक साथ दिया जाए तो उसकी वजह से एक दिक्कत हो जाएगी कि ये डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी कर देंगे। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी किसमें, ठीक है, जिसकी वजह से लो पोटेशियम होगा एंड लो मैग्नीशियम होगा, ठीक है। इसलिए उस कंडीशन में नहीं दिया जाता है जब डिजिटलिस यूज़ की जा रही हो, उस कंडीशन में थायजाइड नहीं दी जाती है। साथ में दूसरा क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस हो गई हो, बॉडी रेजिस्टेंट हो गई हो लूप डायूरेटिक्स के, तब हम क्या दे सकते हैं, थायजाइड, ठीक है। पर अगर थायजाइड के रेजिस्टेंट हो गई हो तो हम दे सकते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग। ठीक है, सो इधर थायजाइड भी ख़त्म हुआ। नाउ वी आर, हाँ सॉरी, थायजाइड लाइक तो बचे हैं अभी। थायजाइड लाइक की निमोनिक्स अगर हम याद करें तो वो सिंपल है कि मेटल की कलर्ड थाली के साथ जिपामी और क्लोपा इंडिया आए, ठीक है। मेटल की कलर्ड थाली के साथ जिपामी और क्लोपा इंडिया आए, तो ड्रग्स कौन सी होगी इसमें, मेटल से मेटेलोजोन, कलर्ड थाली के साथ क्लोरोथालीडन
जीपामी जीपामाइड, क्लोपा क्लोपामाइड, इंडिया इंडापामाइड। ठीक है। और अगर इनकी ड्रग्स की बात करें तो क्लोर से ही मालूम पड़ रहा है कि ये कैसे एक्ट कर रही होगी। एक्ट लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, उसकी तरह ही एक्ट करती है ये। ठीक है। एंड इसका क्या होता है कि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसलिए ये हेल्प होती है किसमें, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। मेटालोजोन जो है, मेटालोजोन क्या करता है, ये सोडियम एक्सक्रीशन कॉज करता है। ठीक है। इन एडवांस रीनल फेलियर, इसलिए इसको सीवियर रीनल फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उसमें भी सोडियम आयन के एक्सक्रीशन करवा देगा, तो उसकी वजह से जो एडिमा कॉज हो रहा होगा वो नहीं होगा। इंडापामाइड क्या करता है, अगर इसकी लो डोज दी जाए तो लो डोज में ये हेल्प करता है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। ठीक है, एक्ट करा है एंटी हाइपरटेंसिव की तरह। ठीक है। सो एंटी हाइपरटेंसिव भी हो जाएगा और साथ में माइल्ड डायूरेटिक एक्शन भी शो करेगा ये। ठीक है। बट हम इसको नहीं देते हैं रीनल फेलियर में। ठीक है। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होती है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में, क्योंकि इंडापामाइड जो होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है बाय किडनी। ठीक है, मेटाबोलाइज होती है जीआईटी के थ्रू और एक्सक्रीट आउट होती है किडनी के थ्रू। तो अगर रीनल फेलियर में किडनी काम नहीं करेगी तो एक्सक्रीशन मुश्किल है इसका, है ना, इसलिए रीनल फेलियर में नींद की जाती है इंडापामाइड। अब हम आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, दैट इज़ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये कहाँ पर एक्ट कर रही थी, ये एक्ट करती है डीसीटी पर एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स पर। ठीक है। इसके हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एक है रीनल एपिथेलियल सोडियम आयन इनहिबिटर्स, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के बारे में। इसका निमोनिक बहुत सिंपल है, एक ही ड्रग है जो ज़्यादा यूज़ करने की, वो है स्पायरोनोलेक्टोन। नाम में ही इसका निमोनिक है स्पायरोनोलेक्टोन। समझ गए, मतलब स्पायरो को डांट रहे हो कि लेक्टोन नहीं खानी है, सो स्पायरोनोलेक्टोन। एंड एक और ड्रग होती है, कौन सी हमने पढ़ी थी, एपिरेनॉन। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें अगर हम इसकी, तो ये एंटागोनिस्ट होगी, है ना, जैसे इसका नाम है एंटागोनिस्ट, तो ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, मतलब उसके काम का अपोजिट करेगी। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंशन होगा किसका, ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो प्रिवेंट ट्रांसलोकेशन इनटू न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल। जिसकी वजह से क्या होगा, बाइंड नहीं कर पाएगी डीएनए के साथ, एल्डोस्टेरोन बाइंड नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना, एल्डोस्टेरोन प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा। सो फेलियर टू प्रोड्यूस प्रोटीन, कौन सा, एल्डोस्टेरोन। इसका एक्शन क्या है, वो ये बता रहा है कि ये ट्रांसलोकेशन नहीं होने देगा न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस पर अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से डीएनए बाइंडिंग नहीं होगी, डीएनए बाइंडिंग नहीं होगी तो जो प्रोटीन है हमारा एल्डोस्टेरोन वो नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन मीडिएटर प्रोटीन जो होगा वो नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन मीडिएटर प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होगा,
ठीक है। कि जो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम का वो प्रिवेंट होगा। रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट हुआ एंड उसकी वजह से जो पोटेशियम है और हाइड्रोजन है उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। तो सिंपल वे में सुनने ये क्या होगा कि एक तो ये एल्डोस्टेरॉन का एंटागोनिस्ट है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो ट्रांसलोकेशन करता है न्यूक्लियस पे, बाइंड करता है डीएनए के साथ और एल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड प्रोटीन बनाता है। ठीक है। ये जो एल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड प्रोटीन होता है इसका एक्शन क्या होता है कि ये स्टिम्युलेट करता है सोडियम आयन और पोटेशियम के एक्सचेंजर को। ठीक है। कहाँ पे? सीटी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है। बट अगर ये नहीं बना तो ना बनने की वजह से एक तो एक्सचेंजर काम नहीं करेगा, एक्सचेंजर काम नहीं करेगा तो जो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगा, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा तो उसके साथ में जो पोटेशियम और हाइड्रोजन जो आ रहे थे ट्यूब्यूल में, सिक्रीशन हो रहा था जिनका ब्लड के थ्रू, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और इसकी वजह से पोटेशियम और हाइड्रोजन यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके एक्शन की बात करें अगर अपन, तो एक्शन क्या है कि एडिमा के टाइम पर जैसे हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया है। अगर एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया है तो वो रिटेन करेगा किसको? सोडियम को, है ना। सोडियम को रिटेन करेगा जिसकी वजह से सोडियम जो है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा यूरिन में। बट क्या हुआ, स्पाइरोनोलेक्टोन जो है उसने डिक्रीज कर दिया एल्डोस्टेरॉन को, और डिक्रीज करने की वजह से सिक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का, और इसकी वजह से क्या होगा? रिटेंशन। इनका रिटेंशन मतलब कि ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे। ठीक है। पर एक्सक्रीट आउट क्या होगा? सोडियम आयन। ये तो एक इसका एक्शन है। दूसरा एक्शन ये है कि ये डिपेंड करता है, इसका एक्शन डिपेंड करता है ऑन रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन पे ये डिपेंड करता है। और जो हम नए ड्रग की बात कर रहे हैं एपिरिनॉन, ये अभी नया नया एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स पर आते हैं इसकी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि ये ओरली एब्जॉर्ब होता है, ये ड्रग जो है ओरली एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। एक्शन जो है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्ट होता है किसका? कैनरेनॉन का, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कैनरेनॉन। कैनरेनॉन क्या है? ये ब्लॉक कर देता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी को। ठीक है, इस एक्टिविटी को ब्लॉक करते ही स्पाइरोनोलेक्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर पाता है। ठीक है। और इसके एक और अगर हम पढ़ना चाहें तो जो स्पाइरोनोलेक्टोन होता है ये इंड्यूस करता है हेपेटिक साइटोक्रोम P450। फार्माकोकाइनेटिक्स इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मेन जो चीज़ होती है वो होती है इनके थेरेपेटिक यूजेस। थेरेपेटिक यूज़ की बात करें तो पहला काम तो हम इसका पढ़ ही रहे हैं डायूरेटिक्स में। ठीक है, क्या होता है जैसे हमने पढ़ा कि लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड्स जो होते हैं उनमें एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है पोटेशियम का। तो अगर
बहुत ज़्यादा पोटेशियम का लॉस होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा। उस हाइपोकैलेमिया को कंपनसेट करने के लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देते हैं, है ना। तो ये कैसे यूज़ करती है हमें, यूज़फुल इन रिटेंशन ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। इसलिए इनका मेन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है हिपेटिक सिरोसिस में। हिपेटिक सिरोसिस में क्यों मानी जाती है, क्योंकि पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग ये वाली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये एक्सक्रीशन करवा रही है सोडियम का और बचा रही है पोटेशियम को। तो अगर सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो सिरोसिस में बनने वाले एसाइड्स जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा एक्शन जो है, इसका यूज़ जो है वो होता है सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। इसमें हमने यही पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से, बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से एडिमा कॉज करते हैं, करेक्ट। तो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन में अगर हम स्पेरोमेलेक्टोन देते हैं, एंटागोनिस्ट देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी, और मात्रा कम हो जाएगी तो फिर एडिमा कॉज नहीं होगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में कैसे यूज़ करता है कि ये प्रिवेंट करता है रीमॉडलिंग, ठीक है, जो हार्ट फेलियर की वजह से होती है, ठीक है, और इसकी वजह से मोर्टेलिटी कम हो जाती है, जो मरने की मोस्टली चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर एक और इसका यूज़ क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी गई है सिरोटिक एडिमा में, जो हम कह रहे थे हेपेटिक सिरोसिस में, तो सिरोटिक एडिमा में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी गई है, ठीक है। इसका एक और यूज़ है, वो है हीरियोटिज्म, ठीक है, क्योंकि इसकी एंटी एड्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये टेस्टोस्टेरोन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन की तरह एक्ट करेगा तो उसको भी इनहिबिट कर देगा, उसका एंटागोनिस्ट बन जाएगा। इसलिए हम इसको हीरियोटिज्म की इसमें यूज़ कर सकते हैं जिन मेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, या जिन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डन। अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, गैस्ट्रिक अपसेट्स, पेप्टिक अल्सर, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है मेल्स में, ठीक है। क्योंकि अगर ये एंटी एड्रोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम दूसरी आ सकती है। तो गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, और क्या हो सकते हैं फीमेल्स में, क्या दिक्कत हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हम इनको रीनल डिसफंक्शन में नहीं देते हैं। रीनल डिसफंक्शन में नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है रिस्क किसकी, हाइपरकैलेमिया की, है ना, क्योंकि पोटेशियम जो है वो सिक्रीट आउट हो नहीं पाएगा, एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से पोटेशियम तो वैसे ही बढ़ रहा है, और अगर अब रीनल डिसफंक्शन ऑलरेडी हो रहा है तो उसमें हाइपरकैलेमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे वापस से, ठीक है।
जो नेक्स्ट कैटेगरी थी पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के अंडर ही, वो थी एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स, जो हम देख रहे थे अभी, एक्सचेंजर विद द पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसकी जो ड्रग्स है वो कौन सी है? एमिलोरोराइड, अम्मीलोराइड। ठीक है, एंड ट्राइअमिथ, ट्राइअमिथ से ट्राइएमिथेरिन। ओके, ये ब्लॉक करती हैं सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेगी तो उसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम का एक्सचेंज, जैसे हमारी बात हुई थी, है ना। एक्सचेंज कम होगा तो हाइपरकैलेमिया नहीं होगा, प्रिवेंट हाइपरकैलेमिया। और साथ में अगर हम इसको थायजाइड के साथ दें, गिवन विथ थायजाइड और लूप डायूरेटिक्स, तो उसमें क्या होगा? वही जो हाइपरकैलेमिया है उसको कम कर देंगे। सो डिक्रीज द लॉस ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ क्या है? अमीलोराइड जो है वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये डिक्रीज़ करती है मैग्नीशियम को एंड कैल्शियम को, एक्सक्रीशन इनका। ठीक है, डिक्रीज द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्सक्रीशन। ठीक है, और साथ में एक और चीज़ करती है, ये इंक्रीज़ करती है यूरेट का एक्सक्रीशन। तो गाउट के पेशेंट्स में ये हेल्पफुल है ना। दूसरी चीज़, ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द लिथियम इंड्यूस्ड डीआई। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से डीआई हो रहा है तो उसमें ये हेल्पफुल है। क्यों? रीज़न क्या है इसका? कि ब्लॉक कर देती है एंट्री ऑफ लिथियम, ब्लॉक द एंट्री ऑफ लिथियम, किसमें? थ्रू द एपिथेलियल सोडियम चैनल इन कलेक्टिंग डक्ट सेल्स। ठीक है, इसकी वजह से जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो नहीं होगा। ठीक है, एमिलोराइड को हम एक और तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एरोसोल्स। ठीक है, टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ या डिक्रीज द सिक्रीशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस थे कि एक तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम कर देगी, यूरेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देगी, तो गाउट में हेल्प हो सकती है। साथ में ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लिथियम टॉक्सिसिटी इंड्यूस डीआई के लिए, क्योंकि ये ब्लॉक कर देती है एंट्री ऑफ लिथियम बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल इन कलेक्टिंग डक्ट सेल्स। और इसको एमिलोराइड को हम एरोजोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिक्रीज सिक्रीशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो अगर हम एक टोटल ओवरव्यू पढ़े, ठीक है, मे बी दिस विल हेल्प यू। लूप डायूरेटिक्स जो है वो क्या क्या करती है? लूप डायूरेटिक्स जो होंगी वो सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ाती है ना। पोटेशियम एक्सक्रीशन तो उनका नॉर्मल है जैसा होता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे, और वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड, थायजाइड की बात करें तो सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो नॉर्मल होता है, पोटेशियम एक्सक्रीशन नॉर्मल होता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन नहीं होता है, वो रिटेंट करता है इसको। ठीक है, और साथ में वॉल्यूम ऑफ यूरिन नॉर्मल होता है।
फिर अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स की बात करें तो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स में क्या है कि जो सोडियम रिटेंशन है वो बहुत लो होता है, एक्सक्रीशन जो है वो बहुत लो होगा, ठीक है, होगा पर कम होगा। पोटेशियम एक्सक्रीशन जो है वो रिटेंशन होगा उसका, मतलब एक्सक्रीशन नहीं होगा पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स के थ्रू। फिर अगर हम कैल्शियम एक्सक्रीशन की बात करें तो ये भी बहुत लो होगा और वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी बहुत लो होगा। तो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स का यूज सिर्फ एक ही जगह है, वो किसके लिए, पोटेशियम एक्सक्रीशन को रोकने के लिए। और लास्ट है अपनी एसिटाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये सोडियम एक्सक्रीशन बहुत कम करवाती है, पोटेशियम एक्सक्रीशन एज यूजुअल बहुत ज़्यादा करवाएगी, ठीक है। कैल्शियम एक्सक्रीशन नॉर्मल होगा एंड वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी नॉर्मल होगी, है ना। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन टाइम की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एल्डरली पेशेंट है जिसको हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज़ की एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग वॉज ब्रॉट इन टू द एमरजेंसी रूम। एग्जामिनेशन में दिखाया कि उनको पल्मोनरी एडिमा है, तो आप कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। पल्मोनरी एडिमा के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, फ्यूरिजामाइड का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम कर देगी इन लंग्स एंड इसकी वजह से ऑक्सीजनेशन भी होगा, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ थी, ऑक्सीजनेशन भी होगा और हार्ट भी फंक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहलिक मेल है, उसने डेवलप कर लिया हेपेटिक सिरोसिस। एसाइड्स और एडिमा को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे उनको जो ड्रग दी जाएगी वो कौन सी होगी, स्पाइरोनोलेक्टोन। क्यों, कि अगर पेशेंट जो है, इन केस पेशेंट इज रेजिस्टेंट टू लूप डायूरेटिक, तो उसकी जगह हम दे सकते हैं उसको कौन सा, स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है, जो हाईली इफेक्टिव होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरीज हो रखी है, ध्यान से सुनना, हेड इंजरीज हो रखी है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट हीमेटोमा नहीं है, मतलब हेमरेज नहीं है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी मैनेजमेंट के लिए वो कौन सी होगी, मैनिटॉल, ठीक है। मैनिटॉल क्यों होगी, क्योंकि हम सेरिब्रल एडिमा के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, है ना। बट क्योंकि इसमें हीमेटोमा नहीं है इसलिए हम इसको दे सकते हैं। अगर हेमरेज प्रेजेंट होता, सेरिब्रल हेमरेज प्रेजेंट होता तो हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स नहीं दे सकते थे, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेमरेजेस। क्यों, क्योंकि ये लीक आउट हो जाएगी रप्चर्ड ब्लड वेसल्स से और अपने आप ही आईसीटी बढ़ जाएगा। कौन सी है ये, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 30 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट होता है ओपीडी में विथ फैटिक, मसल वीकनेस एंड हेडेक। बीपी अगर हम उसका देखें तो बहुत हाई है, 170/100, हार्ट रेट 100s/मिनट है। लैब इवोल्यूशन में पता चला है कि वो हाइपोकैलेमिया है, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कोलोसिस है, प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी बहुत कम है उसकी। सीटी स्कैन पे मालूम पड़ा है कि उसके मास है ऑन लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। पेशेंट वॉज प्रिस्क्राइब अ ड्रग फॉर फ्यू वीक्स एंड सिम्टम्स सबसाइडेड, ठीक है। बहुत टाइम पहले उसको एक ड्रग दी गई थी ताकि ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाए और ख़त्म भी हो गए थे। लैब वैल्यूज़ एंड बीपी रिटर्न्स टू नॉर्मल। तो ऐसी कौन सी ड्रग दी गई थी जिसकी वजह से ये सब नॉर्मल हो पाया, क्लोनिडिन, प्रोपेनोल, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड या स्पाइरोनोलेक्टोन। कौन सी ड्रग दी जाएगी, स्पाइरोनोलेक्टोन। क्यों,
इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छुपा है कि उन्होंने बताया कि मास है अलॉन लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड जो होता है वो एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर उस पर कोई मास है तो मतलब हाइपर एक्टिविटी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसलिए हम एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देंगे, जो कौन सा है, स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। ये क्या है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ठीक है। डायग्नोसिस क्या निकलेगा इसका कि उस पेशेंट को क्या है, एल्डोस्टेरॉन सेक्रेटिंग ट्यूमर, ठीक है, या फिर एडिनोमा, जिसको हम बोलते हैं कॉन सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी भी बढ़ जाता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है, एल्केलोसिस भी होता है, और साथ में रेनिन भी कम काम करता है ना। रास सिस्टम जो होगा वो काम नहीं करेगा, तो प्लाज्मा की रेनिन एक्टिविटी भी कम होगी। लास्ट क्वेश्चन है कि एक 46 ईयर ओल्ड फीमेल है, वो एमरजेंसी में आती है कि उसको मसल क्रैम्प हो रहे हैं और वीकनेस हो रही है, ठीक है। वो बहुत टाइम से रिसेंटली हाइपरटेंशन के लिए हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ले रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कॉज दिस सिम्टम, कौन से दोनों में से कौन से होंगे जो उनको सिम्टम आ रहे होंगे, किस वजह से आ रहे होंगे सिम्टम, हाइपोकैलेमिया या हाइपोकैल्सीमिया। थायराइड जो है ये दोनों कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया भी कॉज करता है, हाइपोकैल्सीमिया भी कॉज करता है, बट सिम्टम किस वजह से आ रहे होंगे, हाइपोकैलेमिया की वजह से, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया क्यों, क्योंकि एक तो ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम कर देगा, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुई तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन होगा, रास एक्ट करेगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन की वजह से पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, है ना, पोटेशियम और हाइड्रोजन का यूरिन में, और इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया या हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये तो हो गई, पर इसका एक और साइड इफ़ेक्ट क्या होता है थायराइड यूज़ करने का, कि हाइपोकैलेमिया की वजह से मसल वीकनेस भी हो जाती है और क्रैम्पिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये आज का लेक्चर था, एंड थैंक यू फॉर दिस।